Hello students, this is lecture 2 of chapter 2 class 10 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम लोग बेसिकली आज हम बात करेंगे बेसेस के बारे में। ठीक है, एसिड का पहला वीडियो बन चुका है और इस चैनल पर अपलोड भी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं दिखा हो जाकर देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे बेसेस के बारे में। ठीक, बेस तो आप लोग खैर थोड़ा बहुत नाम सुने होंगे। बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट। जैसा कि एसिड में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि सावर टेस्ट होता है, तो बेसेस का जो होता है वो बीटर टेस्ट होता है। ठीक ना, तीखा होता है, मतलब बीटर मतलब तीखा होता है, आप लोग को पता ही होगा। बेसेस आर केमिकल बेसेस आर केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। अब ये जो बेस होते हैं वो एसिड्स के अपोजिट होते हैं। ये जो एसिड्स हैं और ये बेस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं ये लाइन को। A base is a chemical substance which can neutralize an acid। और एक बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक ना, तो वो क्या बोलते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। वो एसिड प्लस बेस रिएक्शन है, मतलब ये है एसिड प्लस बेस होता है तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन इसका। ठीक ना, सॉल्ट प्लस वाटर होता है। तो मतलब ये बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद वाटर सोल्यूबल बेसेस। अब एक टर्म आता है, एक नाम आता है, मान लीजिए कह सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल बेसेस। तो वाटर सोल्यूबल बेसेस का मतलब होता है कि उस तरह का बेस, समझे बात को। देखिए, वाटर सोल्यूबल बेसेस का मतलब होता है अल्कली। ठीक है, अल्कलीज बोलते हैं। तो ये अल्कलीज जो होते हैं ना, तो ये एक तरह के बेस होते हैं। ठीक है ना, तो ये बेस ऐसा होता है कि जो कोई भी बेस अगर वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल हो, दुनिया का कोई भी बेस अगर वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल हो, मतलब तो उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि दोज बेसेस को अगर लिखना हो तो मैं लिख चुका हूँ। दोज बेसेस व्हिच आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, दोज बेसेस व्हिच आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल, ठीक है। तो उस तरह के बेसेस जो वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल होते हैं, पूरी तरह डिजॉल्व होते हैं, हो जाते हैं, उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है टॉपिक है जो कि व्हाट डू ऑल द बेसेस आर कॉमन। अब जैसे हम लोगों ने बात किया हुआ था वहां पे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स आर कॉमन, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी बात करेंगे बेसेस क्या है। तो बात हो चुकी है। ये बेस क्या है, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका टेस्ट बिटर होता है। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो ये है, बोल रहा है कि व्हाट डू ऑल बेसेस कॉमन। तो कहने का मतलब ये है कि जो सारे बेसेस होते हैं ना, जो सारे बेस होते हैं उन सब बेस में कॉमन क्या है, तो उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब देखिए, कोई भी बेस हो, सबसे पहले एसिड की तो हम लोग बात हो चुकी है, बेस का करना है। तो कोई भी बेस है तो उसमें कॉमन क्या होता है, तो देखिए बेस का अपना वाला डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। जो हम लोग जहां तक पढ़ा हुआ है, जहां तक हमने पढ़ा, तो वहां से बेसिस का या एसिड का जो भी हो, इसका डेफिनेशन अलग अलग बन सकता है, कोई भी डेफिनेशन बन सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करना है कि अगर बेस पूरा टोटल जितना बेस है सबके लिए अगर कुछ कॉमन निकाले डेफिनेशन, सबके लिए वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए एक डेफिनेशन आता है कि दो सब्सटेंसेस व्हिच मन भरे बदल गया सारा वे तू मैनू छड़। सॉरी, एक कॉल आ गया था, चलिए कोई बात नहीं। दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस OH माइनस आयन। ठीक है, ये समझ रहे बात को। OH माइनस आयन, जो दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज OH माइनस आयन, उसको बोलते हैं आयंस, व्हेन डायरेक्टली बोल देते हैं इन वाटर। ठीक ना, ऐसे सब्सटेंस दुनिया के ऐसे कोई भी सब्सटेंस है जिनको अगर हम लोग पानी में डालें तो वो OH माइनस आयन जो है, जब OH माइनस आयन रिलीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, वही बात है कि व्हाट डू ऑल बेसेस कॉमन। और जब हम लोग एसिड का बात किया हुआ था तो एसिड में H प्लस आयन निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। एसिड जो होता है वो H प्लस आयन छोड़ता है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, और जो बेस है वो OH माइनस आयन छोड़ता है, मतलब रिलीज करता है जब वो बेस जो है, जब वो उसको पानी में डाला जाए। ठीक है, पानी में जब वो डिजॉल्व होता है। तो उसके बाद जैसा
जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग NaOH जो बेस है, इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, NaOH को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, ये इस तरह का हो जाता है Na प्लस और OH माइनस। और अगर यहाँ पे एसिड होता है, बात को समझिएगा, अगर ये NaOH की जगह पे एसिड होता है तो क्या होता है, HCl होता है, तो H प्लस और Cl माइनस, तो ये हमारा इससे हमको मतलब है, ठीक है। ये इस पे हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये बेस है और ये वाटर यहाँ पर और ये एसिड है, ठीक है। इसी तरह से है जितने बेसेस हैं। और देखिए यहाँ पे अब एक चीज आता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या है, आप उसको समझिएगा बात को थोड़ा सा। जैसे हम लोगों ने बात किया कि बेस जो होता है वो इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने पर OH माइनस रिलीज करता है। तो अब यहाँ पर समझिए बात को कि स्ट्रॉन्ग बेस अब क्या होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस, ठीक। तो इसको कैसे समझते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसमें क्या करना है कि OH माइनस तो दोनों में रिलीज होगा, ठीक है, OH माइनस दोनों में रिलीज होगा, लेकिन OH माइनस की क्वांटिटी जो है, अगर किसी बेस का जो किसी भी अगर बेस को हम लोगों ने वाटर में डाला हुआ है तो दो तरह से होगा चीज, या तो OH माइनस बहुत ज्यादा रिलीज होगा या तो थोड़ा कम रिलीज होगा। तो जिस जहां पे OH माइनस आपका ज्यादा रिलीज होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जहां पे कम रिलीज होगा वो वीक बेस होगा, सिंपल सी। A base which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydroxide ion मतलब OH minus ions is called a strong base। तो वही बात है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस निकलेगा, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कि उसमें, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस रिलीज होना चाहिए, और वीक बेस जो है तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस रिलीज होगा, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट जब भी OH माइनस रिलीज होगा तो वीक बेस हो गया। चलिए उसके बाद अब बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। हाँ, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस पे। पहला तो उसका टेस्ट होगा कि बीटा टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा जिस तरह से एसिड में था उसी तरह से बेस में भी होगा, और बेस में क्या होता है, बेसेस फील सॉपी, ऐसा होता है ना, हाँ सॉपी, मतलब ये साबुन जैसा होता है। जैसे अब साबुन का जो हम लोग बनता है, जो साबुन सब बनाते हैं, वो सब साबुन जितने भी डिटर्जेंट भी होते हैं वो सब जो है वो बेसेस का यूज करके उनको बनाया जाता है। वो यूज ऑफ बेसेस में पढ़ेंगे हम लोग, उसको देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला तो बिटर टेस्ट है, उसके बाद दूसरा सोपी टेस्ट है, उसके बाद तीसरा जो है, और तीसरा क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है लिटमस से रिलेटेड है। तो लिटमस से रिलेटेड मैंने बताया हुआ है कि लिटमस जो है वो बेस को रेड टू क्या करता है, ब्लू चेंज करता है। और मैंने याद करने का भी तरीका बताया हुआ है कि बी से ब्लू और बी से बेस, ठीक है। उसके बाद बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है। और बेसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ये चौथी प्रॉपर्टी होगी। पांचवी प्रॉपर्टी जो है उसमें कह रहा है बेसेस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब जिस तरह से हमारा एसिड जो था, एसिड जब रिलीज क्या कर रहा था, एसिड जब भी मेटल से रिएक्शन कर रहा था तो हाइड्रोजन निकल रहा था, गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस हाइड्रोजन का हो रहा था। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ये है, कोई बेस है, और बेस को रिएक्शन कराना है, बेस को अगर रिएक्शन कराना है किसी एसिड से, तो बेस प्लस एसिड, याद रखिएगा प्रॉपर्टी है, बेस प्लस एसिड जब होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो यहाँ पे कुछ भी बने, तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है, लेकिन कुछ भी बने डजंट मैटर, बट हमको देखना क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है हमारा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या है, ये H प्लस निकलेगा तो जोडन, हाँ Na2Zn, ये होता है सोडियम जिनकेट, सॉल्ट होता है ये, ठीक है। सॉल्ट तो हमेशा बनेगा ही। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, पांचवी प्रॉपर्टी थी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी कहाँ गई, हाँ। बेसेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसेस जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसे, NaOH प्लस HCl, ये बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये सिक्स प्रॉपर्टी था। उसके बाद सेवन प्रॉपर्टी है बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म बहुत इजी है, कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ सिंपल से प्रॉपर्टीज है उनको याद करना है।
हाँ, इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खैर टेंशन वाली बात नहीं है, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा सब चीज, हर चीज। बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटल्स ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब बेस जो है, अब जो बेस है ये मेटल ऑक्साइड है ना, नहीं नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। नॉन मेटल ऑक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए OH CO2 ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो इजी पढ़े, इजी एग्जांपल लिया जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पे लिया हुआ है बुक में है CaOH प्लस CO2। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा CaCO2 प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल है, तो याद करना है बेसिस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये सब याद पता है क्यों किया जाता है? जैसे मान लीजिए अगर ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगी तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ दिस एंड दिस विल रिएक्ट। ठीक है, ऐसा ही पूछ सकता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन, मान लीजिए इसका नाम दे दिया ये दिस एंड दिस विल रिएक्ट, अगर इन दोनों रिएक्टेंट को हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो हम आपको याद होना चाहिए कि ये बेस है और ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो जब भी बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो अगर ये आपको याद रहेगा तभी जाकर आप क्वेश्चन बना पाएंगे, तो इसलिए प्रॉपर्टी जो है याद रहनी जरूरी है। हाँ, उसके बाद खत्म हो गया उसका। अब यूज ऑफ बेसेस है, तो यूज ऑफ बेस में सबसे पहले तो हम समझ सकते हैं कि मैंने बताया अभी तुरंत कुछ देर पहले कि बेस का यूज किया जाता है साबुन बनाने में। उसके बाद दूसरा जो होता है सिंथेटिक फाइबर्स का यूज किया जाता है, जिसको हम रेयन बोलते हैं, पेपर पर बनता है इससे। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए अब ये बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है MgOH का ट्वाइस। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम लोग एंटासिड्स बनाते हैं। जब हम लोग को पेट में एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो एंटासिड का टैबलेट आता है, उसको इससे भी बनाया जाता है उससे। अब इसे क्यों बनाया जाता है, इससे क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा आगे। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, मतलब पीने युक्त करने के लिए। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, मतलब बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है खाना वाना बनाने में। और बेकिंग सोडा कैसे बनता है ये भी आगे क्या होगा इसको। उसके बाद आया है टर्म, दूसरा टर्म है। अब एसिड और बेस जो हमारा खत्म हो चुका है, अब हम लोग बात करते हैं पीएच पे। ठीक है, क्या है, हम अभी बात करना है पीएच। बेस खत्म, किसी भी कहीं भी कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। पीएच स्केल ऐसा लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पीएच स्केल को लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसका मतलब देखिए, पीएच जो है ना, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। और ये स्केल है, ये सिंपली एक स्केल होता है। मान लीजिए ऐसा एक स्केल होता है, कोई मतलब एक ही साइज का होता है, बड़ा छोटा मत देखिए। तो इसमें मान लीजिए 0 होता है ना, हाँ 0 से लेकर 14 तक होता है शायद, 0 से 14 या 1 से 14 होता है। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं 1 से होता है, सॉरी। हाँ। तो 1 से 14 तक होता है इसमें मेजरिंग, इसको हम लोग स्केल बोलते हैं एक। और इसका मिड पॉइंट होता है 7। ठीक है, लिमिट होता है 7। और 7 पे ये न्यूट्रल होता है और इधर एसिडिक होता है और इधर बेस होता है। ये होता है पीएच स्केल। ठीक ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। इसका मतलब ये है कि बेस जो है या एसिड जो है वो कैसे हम लोग पहचानेंगे, मतलब इसको, ये भी एक इंडिकेटर ही है। पीएच स्केल जो है ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन आयन जो है या हाइड्रोक्साइड आयन है, उसके कंसंट्रेशन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। उसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिड और कौन सा एसिड वीक एसिड है। ठीक ना, उसके बाद जितना भी चीज है, मतलब ये बोल ही रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब एसिड या बेस जो भी हमारे पास है उसका स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, वो किस तरह से है,
उसको हम लोग मेजर करने के लिए इस स्केल का यूज करते हैं जिसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो अरे यार मैंने शुरू में सही लिखा हुआ था, क्या करना, 0 से 14 तक होता है तभी तो मिड पॉइंट होगा 7 मिड पॉइंट। The strength of an acid or base is measured on a scale of numbers called the pH scale. The pH scale has values from 0 to 14. pH scale जो होता है उसमें 0 से 14 तक वैल्यू होता है और वो उसका काम यही है कि वो एसिड और बेस को मेजर करता है, कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, किसका कितना स्ट्रेंथ है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, यही बात है। उसके बाद एसिड हैव अ pH लेस देन 7। ऐसे एसिड जो होता है उसका pH 7 से कम होता है और बेस जो होता है उसका pH 7 से ज्यादा होती है। उसके बाद चलिए हो गया, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है हम मिटा ही देते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये हमारा स्केल है, स्केल को मैं एक लाइन में बनाता हूँ, अच्छा नहीं बनता है। तो ये 0 से 14 तक है, इसका मिड पॉइंट 7 है। ठीक है, तो हमने बात किया कि इधर जो होता है 7 से पहले जो होता है वो एसिड होता है और 7 के बाद जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, तो 7 से पहले एसिड है, 7 से बाद बेस है, तो यहाँ पे होता है न्यूट्रल। ठीक ना, न्यूट्रल होता है, मतलब यहाँ पे ना एसिड है ना बेस है, यहाँ पे न्यूट्रल है, जैसे वाटर न्यूट्रल होता है। ठीक ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ आएंगे 7, मान लीजिए अब हम लोग को मेजरिंग जो करना है, तो मान लीजिए कि हम इसको कोई लाइन मान लेते हैं, हम मान लेते हैं मैं यहाँ पे या आप यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। ठीक, ये आप है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको यहाँ से दो तरफ जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं एसिड की तरफ और इधर जा सकते हैं बेस की तरफ। ठीक, तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया एसिड की तरफ। ठीक है, मतलब 0 की तरफ चलना शुरू किया 7 से। तो जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपका जो एसिड है वो मोर क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इधर आते जाएंगे तो आपका जो एसिड है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ से 7 से आप 0 की तरफ जाएंगे तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और 7 से आप 14 की तरफ जाएंगे तो आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है मतलब यहीं से हम लोग शुरुआत करना है, शुरुआत इधर से नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत इधर से करनी, इधर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे जब भी, तो इधर आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इधर जैसे जाएंगे तो इधर क्या बोलते हैं, इधर जो स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 0 के पास जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, 1 होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 14 के पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एनी डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि 7 से जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे एसिडिक होता जाएगा, और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक होता जाएगा, मतलब बेस है। हाँ, तो यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा H+ आयन इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, मतलब मोर ज्यादा रिलीज होता है, और जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं तो OH- आयन जो है वो ज्यादा रिलीज होने लगता है। ठीक है, जब H+ आयन ज्यादा होगा तो OH- कम होगा या नहीं, ना के बराबर होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो एसिड जो हम लोग बात करते हैं, तो एसिड में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है HCl, तो HCl का वैल्यू होता है 0। उसके बाद डाइल्यूट HCl होता है 1.4 होता है। ठीक, उसी तरह से बेसेज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। अब ये पीएच तो हो गया, अच्छा पीएच पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे भी है कुछ, लेकिन एक ये बात करते हैं थोड़ा सा इस पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि जैसे द कॉमन इंडिकेटर्स कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस। जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड और बेस का जो है स्ट्रेंथ है एक्चुअली पूरी तरह से वो नहीं बता पाते हैं, इसलिए क्या किया जाता है कि टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स which give different colors at different pH value of entire pH scale। अब क्या होता है कि जो मान लीजिए यहाँ पे जैसे भी कुछ भी है तो हम लोग यहाँ से इतना पता लगा सकते हैं
यहाँ से कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है, तो इधर होगा, जो वीक होगा वो 7 के करीब होगा, यहाँ पे जो वीक होगा बेस वो 7 के करीब होगा, और जो स्ट्रांग होगा वो 14 की तरफ होगा। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया गया है, वो भी पीएच पे ही बेस्ड है। ठीक, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो भी पीएच पे ही बेस्ड है, लेकिन दिस पीएच कलर चार्ट शोज हाउ द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर चेंजेस द विथ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच स्केल्स। अब यहाँ पे क्या है कि एक दूसरा स्केल है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, तो वो भी एक पीएच स्केल ही है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है, कलर दिया हुआ है, ठीक ना। वहाँ पे कलर जो है, तो वहाँ पे इसको अब कलर तो मैं यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा, तो कलर आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सब काउंटिंग लिखा हुआ है 1 से 14 तक, और उसका 1 से 14 तक सबका कलर अलग अलग है। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा से पूछ सकता है कि अगर किसी सॉल्यूशन का अगर वैल्यू इतना हो, मतलब कोई वैल्यू दिया हुआ हो, कोई वैल्यू मान लीजिए 8 दिया हो, 7 दिया हो, 6 दिया हो, 5 दिया हो, तो पूछेगा कि उसका कलर कौन सा होगा वहाँ पे, और यह पूछ सकता है कि वो कितना एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ ए इज 6, है तो इजी है। कलर वाला कहाँ पे, कलर वाला देखो, कलर वाला, चलिए कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंस ऑन पीएच इवन एवरीडे लाइफ। देखिए पीएच तो हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हम बात करना है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहला, जब मैंने लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो लाइफ प्रोसेस में वो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं, और जैसे खाना का हम लोग डाइजेशन होता है, तो उसमें HCl का बहुत ज्यादा यूज होता है। उसमें होता है HCl, मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। HCl जो है हम लोग खाना जो हम लोग खाते हैं उसका डाइजेशन उसका यूज होता है। तो यहीं पर पहला जो एग्जाम्पल है हम लोग का, पहला मतलब इम्पोर्टेंस इन पीएच पीएच स्केल का इम्पोर्टेंस इन एवरीडे लाइफ, मतलब लिख सकते हैं पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे पहला जो है उसमें लिखा हुआ है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पहला जो है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया हुआ है लाइफ प्रोसेस में कि जब हम लोग डाइजेशन हम लोग का होता है, तो वहाँ पे HCl जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। HCl का वो बहुत बड़ा यूज होता है वहाँ पे। तो ये करता क्या है, वो सब मैंने लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना बात करेंगे कि यहाँ पे पीएच का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्चुअली होता है कि जो डाइल्यूट एसिड होता है हमारे पेट में, ठीक है, जो खाना को डाइजेस्ट करने में हमको हेल्प करता है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कुछ वो, हाँ, तो जो यहाँ पे एसिड है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली एसिड भी होते हैं, कुछ बेसेस भी होते हैं, जैसे सलाइवा होता है, सलाइवा बेस होता है। तो अपना वो अलग चीज है, वो रिएक्शन कैसा होता है, क्या होता है, रेस्पिरेशन ट्रांसफर जो भी हो, वो बायोलॉजी का बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना समझना है कि जो एसिड यह होता है ना, HCl जो एसिड होता है हमारे जो स्टमक में होता है, डाइजेशन में जो यूज होता है उसका, तो इसमें क्या होता है, कभी कभार जब पहले से तो पेट में एसिड है, उसके साथ अगर मान लीजिए कभी कभार हम लोग कुछ एसिडिटी वाला ज्यादा खाना खा लेते हैं, या ऐसे ही मतलब कभी कभार थोड़ा जो होता है एसिडिटी जो हो जाती है, कभी कभी आप मतलब प्रचार भी होता है एडवर्टी, लेकिन ये तो नॉर्मल चीज है। कभी लोगों को एसिडिटी जो होती है, तो उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी हमारे पेट में स्टमक में जो है एसिड, ये जो HCl है या कोई भी एसिड, अगर एसिड वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाए, क्वांटिटी जब एसिड का बढ़ जाएगा, तो हमारा जो स्टमक है वो एसिडिटी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एसिडिटी ये होता है ना, एसिडिटी। जब भी हमारा स्टमक में एसिडिटी होता है, तो हम लोग एक रिएक्शन पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी एसिड को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो जब तो क्या होता है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी जब भी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस का यूज करते हैं। यहाँ बेस एक आता है MgOH का ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया अभी कि बेस का यूज यहाँ पे किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है एंटासिड्स बनाने में। तो ये MgOH का ट्वाइस एक एंटासिड आता है, और कुछ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आती है, वो दवा होती है। तो उसको हम लोग खाने से क्या होता है कि एसिड और प्लस बेस का रिएक्शन होता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। तो यहाँ से जो हम लोग एसिडिटी जो है वो खत्म होता है, ठीक ना। कोई भी बेस ले लीजिए, एसिडिटी जब बढ़ी हो तो खत्म कर देगा। उसके बाद आता है दूसरा चीज, पीएच चेंज एज काउज ऑफ टूथ डिके। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पीएच चेंजेस, दूसरा प्रॉपर्टी जो है, दूसरा चीज पीएच चेंजेस। जब पीएच हमारा चेंज होता है माउथ का, तो हमारा टूथ जो है डीके होता है, ठीक है,
डिके मतलब टूथ जो है वो खराब होता है, दांत सड़ने लगता है। तो ये इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमारे माउथ का पीएच जो है बिलो 5.5 होता है, ठीक है, 5.5 के बिलो होगा, तो 5.5 के बिलो होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। जब भी हमारे माउथ का पीएच 5.5 के बिलो होगा मतलब माउथ जो है एसिडिक हो जाएगा, तो वहां पे हमारा जो दांत है वो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, टूटने लगता है, ठीक ना। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दांत में कोरोजन होने लगता है, ठीक है। तो जब दांत में कोरोजन होता है तो इसी के लिए हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं। कोई भी टूथपेस्ट जो होता है वो टूथपेस्ट का हम लोग यूज करते हैं, और किसी भी टूथपेस्ट में बेस होता है, ठीक है, याद कर लीजिए इस चीज को। बिना बेस का कोई भी टूथपेस्ट बन नहीं सकता है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है, उसका यूज ही इसलिए किया जाता है कि जब भी हम कुछ एसिडिक ज्यादा खाना खाते हैं या कुछ भी एसिडिक खा लिया पी लिए, तो वहां पे तो माउथ का पीएच 5.5 के कम हो जाता है। याद रखिएगा, ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। तो जब भी कम होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा, जब एसिडिक होने लगता है तो दांत जो खराब होने लगता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पेस्ट का यूज करते हैं। क्या होता है, हाँ, तो पेस्ट होता है बेसिक, और फिर वही रिएक्शन हो जाता है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, फिर न्यूट्राइज हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से अपने टूथ को जो है टूटने से या खराब होने से बचा सकते हैं। और जो सबसे बढ़िया मुंह धोने का टाइम है वो रात को होता है। हम लोग मुंह तो धोते हैं सुबह में, लेकिन रात का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब हम लोग खाना खाएं उसके बाद ही ब्रश कर लेना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो चीज है कि प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच स्केल। ये लास्ट है, नहीं लास्ट, सेकंड लास्ट। आज की टॉपिक ऐसे करना चाहिए, जल्दी से खत्म कर ही देते हैं। दो चीज की बात कर चुके हैं, पीएच इन स्टमक, और दूसरा था पीएच इन माउथ, मतलब टूथ डिके। और तीसरा जो है वो पीएच जिस तरह से चेंज होता है तो वो एनिमल्स पे इफेक्ट क्या करता है उसका, एनिमल्स पर, मतलब एनिमल्स पर जो उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। अब पीएच जो चेंज होता है, कह रहा है कि एनिमल्स पे इफेक्ट क्या होता है, प्लांट भी है ना, हाँ, एनिमल एंड प्लांट। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा। ये एनिमल है और प्लांट भी है, सॉरी, ठीक से देता हूँ, एनिमल्स एंड प्लांट। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि जैसे पीएच लो होता है, ठीक है, मतलब एसिडिक होता है जो भी चीज। तो अच्छा दिया हुआ है पहला टॉपिक, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। आप देखिए, और जो मिट्टी है, सॉइल जो है, सॉइल का पीएच अगर कम होता जाएगा, समझ रहे बात को, अगर सॉइल का जो पीएच है वो ज्यादा कम होता जाएगा, मतलब सॉइल जो है ज्यादा एसिडिक होगा। पहला है सॉइल का पीएच, सॉइल का पीएच अगर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, मतलब सॉइल एसिडिक हो जाएगा, सीधा से बात करते हैं। और सॉइल जब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, प्लांट का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। बात को समझिएगा, अगर सॉइल जो एसिडिक हो जाएगा तो प्लांट का ग्रोथ वहां पर रुक जाएगा। तो उस ग्रोथ को, जो प्लांट का ग्रोथ है, उसको हम लोग फिर से देने के लिए, मतलब हम लोग प्लांट को बचाने के लिए हम लोग फिर से बेस का यूज करते हैं। तो फिर वही बात है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो फिर हम लोग का बेस का यूज करते हैं। तो बेस होता है वो क्या बोलते हैं, कैसा होता है बेस, if the soil is too acidic having low pH then it treated with materials like quick lime और select lime और chalk। ये सब बेसेस होते हैं, इनसे हम लोग ट्रीट करते हैं मिट्टी को, तो फिर मिट्टी हमारा जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो फिर से वहाँ पे मतलब सही हो जाता है मिट्टी। उसके बाद पीएच चेंजेस एंड सर्वाइवल एनिमल्स, ये दे रहा है पीएच चेंजेस एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। तो हम लोग प्लांट का बात हो चुका है यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, इसका थोड़ा सा एक और मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब भी हमारे नेचर में, अब तो वहाँ पे सॉइल का था, लेकिन मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद बुक में नहीं दिया हुआ, दिया भी होगा शायद, नहीं दिया। तो जब भी देखिए नेचर में क्या होता है कि जब भी नेचर में ज्यादा गैसेस के कारण, मतलब वो जो होते हैं कि ज्यादा गैसेस के कारण एसिड हो जाता है, बढ़ जाता है नेचर में, ठीक ना, गैस हो जाता है, गैसों के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है नेचर में। तो क्या होता है कि आप लोगों ने एक एसिड रेन का नाम सुना होगा, तो एसिड रेन होने लगता है, ठीक है। तो जब कभी भी एसिड रेन होता है ना, जब कभी भी एसिड रेन होता है तो रेन होगा तो एसिड तो नीचे गिरेगा, जमीन धरती पे तो आएगा ही यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है, तो वहां से भी एसिड, वहां पे मिट्टी जो होती है तो मिट्टी भी क्या हो जाएगी, हमारी एसिडिक हो जाएगी। उसके बाद कुछ तालाब, पॉन्ड्स हैं या रिवर है, नदी है, लेक है, जो भी चीज है, हर जहाँ पे वाटर रिजर्वर है वहां पे भी वो वाटर जाएगा एसिड रेन, तो वहां पे एसिड रेन जाएगा। तो वो एसिड रेन के कारण जो हमारे पॉन्ड है या रिवर है या लेक्स है वो भी पूरी तरह से एसिडिक हो जाएगा। तो जब वो एसिडिक हो जाएगा तो वहां पे मछलियां मर जाएंगी। या मान लीजिए अगर नीचे गिरा, जहाँ क्या बोलते हैं खेत वेत में गिरा, तो खेत के फसल भी वहां पे बर्बाद हो जाते हैं एसिड रेन के कारण, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है भाई। एसिडिटी जब भी बढ़ जाएगी, उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स हो या एक्वेटिक प्लांट्स हो या कुछ भी हो, जब वाटर एसिडिक हो जाएगा तो वहाँ पे फिर प्लांट को भी वो खराब कर ही देगा, बर्बाद कर देगा। तो उसको हम लोग बचाने के लिए फिर वहाँ पे कुछ बेस का यूज किया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उस तरह कुछ बेसिस का यूज किया जाता है। अब ये सरकार का काम है, जैसे वो क्या बोलते हैं, अगर बहुत ज्यादा बड़ा स्केल पे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, तो वो सरकार का काम है, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पे क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर जो है, या किसी भी अच्छे बेस का जो बेस हो उसका पाउडर जो है
वो खेतों में या रिवर्स में, लेक में, वाटर रिजर्व जहाँ पे भी हो वहाँ पे सरकार का बेस का छिड़काव करना चाहिए, करती है सरकार। उसके बाद फोर्थ है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। When a honey bee sting a person, it injects an acidic liquid into the skin. जब कोई मधुमक्खी किसी इंसान को काटती है तो वो काटती क्या करती है कि वो स्टिंग कर देती है एक एसिडिक मीडियम को, जब हमारे एसिड हो जाता है तो वहाँ पे पेन और इरिटेशन होने लगता है, तो फिर हम वहाँ पे किसी बेस का यूज करके वहाँ से रिलीफ पा सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, When a wasp sting, it injects alkaline medium into the skin. When a wasp sting, it injects an alkaline liquid into the skin, so it wasps a person, then rubbing a mild acid. अब देखिए क्या सिंपल सी बात है यार, एक ही चीज है न्यूट्रलाइजेशन वाला। अगर कोई बेस स्टिंग करता है तो हम लोग वहाँ पे एसिड का भी करते हैं, अगर कोई एसिड इंजेक्ट कर दिया तो हम लोग एसिड का यूज करते हैं। दोनों को किसी भी को यूज करिए और रिलीफ इसी से मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। When a person happens to touch the leaf of a nettle plant accidentally, the sticking hair of the nettle leaves methanoic acid into the skin. एक कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे क्या होता है, कभी अगर आप लोग घूमे होंगे, मतलब जंगल तो नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं अगर कहीं गए होंगे, तो ऐसे तो हम लोग चलते रहते हैं, तो कभी कभी हाथ में या पैर में जो है कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग टच होने से वहाँ पे ऐसा मतलब खुजली टाइप का होने लगता है। तो वहाँ पे भी वो जब प्लांट टच होता है तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम छोड़ देता है यहाँ पे, तो इरिटेशन टाइप का थोड़ा सा होने लगता है, वो कुछ खास नहीं होता है, थोड़ा सा होता है। तो वहाँ पे बेस का यूज करके हम लोग इसको बता सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है हमारा सेकंड लेक्चर खत्म हो गया, और कल के लेक्चर में हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एसिड और बेस खत्म हो गया, कल हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे।